जय हिंद साथियों, आज तारीख है 2 फरवरी 2024। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बड़ी क्वेश्चन निकल के आता है। तो चलिए पहले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए गया है कि हाल ही में रामसर स्थानों की सूची में भारत के कितने आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपका जो हम लोग के जो है पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये सारा चीज आपका घोषणा किया, ठीक है। तो उसको हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर अकाउंट में राशि जमा करने पर क्या लगा दिया है, रोक लगा दिया है। तो आरबीआई के द्वारा ये आपका घोषणा किया गया है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। अभी चर्चा में रहा व्यास तहखाना, जहां हिंदू पक्ष को पूजा करने का अनुमति दे दिया गया है। तो व्यास तहखाना आपका आ गया है चर्चा में, क्योंकि विवादित स्थल है और विवादित चीज हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे में चलिए, वार्षिक वित्तीय क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग सभी को जानता है कि बजट के बारे में कोई भी संविधान नहीं है, बट किसके बारे में कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है। और कल आपका बजट देखिए, कल आपका बजट पेश हुआ है ना, तो बजट के बारे में भी कुछ बता नहीं रहे। आपका हम 20-25 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, उसमें हो गया लेट। आज भी हम कुछ मोटा मोटी चीज बताएंगे बजट के बारे में, उसका एक फॉर्मेट बना रहे हैं, फिर आपको हम जो है ये सारा वहां पे एमसीक्यू करके सारा चीज दे देंगे, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू लोग पसंद करते हैं, ठीक है। एक बार तो समझा ही देंगे, बट बाकी बचा एमसीक्यू देंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजकोषीय घाटा जानते हैं, बजट ये सबसे बड़ा घाटा होता है, राजकोषीय घाटा है कि नहीं है। तो इसको जो मोटा मोटी चीज है इसको हम लोग देख लेते हैं। बजट 2024-25 में कितने प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा खोलने की बात कहा गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा क्या है ना, अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय परिव्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत की घोषणा किया गया है, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक जो है जानते हैं ना, इस बार जो है अच्छा खासा आपका पूंजीगत व्यय की बात कहा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चीजों को शुरू कर लेते हैं, फिर आपका देखेंगे। तो एक बात अभी आपको क्लियर कर देते हैं हम कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज को समझना जरूरी है। देखिए बजट के बारे में आपको आज हम थोड़ा सा हल्का फल्का कितना रुपया कहां से आया, कितना रुपया कहां गया, ये सारा चीज अभी बताने वाले हैं, ठीक है। और कितना कहां पे कौन मद में ज्यादा खर्चा होगा, 2-4 योजना के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बाकी बचा हम आपका बजट का एक एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं जो आपको हमेशा के लिए काम देगा, पिछले कम से कम आने वाले इलेक्शन के तक, ठीक है। फिर क्योंकि फुल फ्लेज बजट आएगा तो फिर उस टाइम तो देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं है, सत्ता किसी की भी। अच्छा चलिए थोड़ा अंतरिम बजट का आपको कहानी हम समझा देते हैं, एकदम बिल्कुल अपने भाषा में समझिए। अंतरिम बजट का मतलब, कहने का मतलब यह होता है कि ऐसा बजट जो कुछ समय के लिए हो, ठीक है। और उस समय में अंतरिम बजट में ये हमेशा अंतरिम बजट चुनाव जो होता है, चुनाव के मतलब पहले ही किया जाता है, कि चुनाव का पहले जो आपका वित्तीय वर्ष पड़ेगा उसी टाइम आपका किया जाता है। और इसका इतिहास आपका 62-63 से आपको मोरारजी देसाई सबसे पहले अंतरिम बजट पेश किए थे पहली बार। और क्यों किया जाता है, मान लीजिए कि अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी अपना क्या करती है, बजट पेश करती है, ठीक है। अब ये अगर अंतरिम बजट में पूरा घोषणा कर दे, बहुत बड़ी बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजना को घोषणा कर दे, या इन सब चीजों के बारे में बोल दे, ठीक है। और आने वाले समय में इलेक्शन के बाद क्या हो, वो हार जाए और वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो आएगी दूसरी सरकार। अब दूसरी सरकार जब आएगी तो इसके तरह से एक तरह से इसका जो किया हुआ वादा है उसको थोपा जा गया कि नहीं किया, एक तरह से उस पर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ अगले सरकार पे, क्योंकि अगला सरकार उसका क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दा होगा, एक तरह से इसके कामों को उसको करना पड़ेगा, तो एक टेंशन होगा, प्रेशर होगा। तो ये सब चीज को लेकर के अंतरिम बजट में कोई भी नया घोषणा नहीं किया जाता है। जो भी अंतरिम बजट हमें हमेशा क्या होता है ना, कि आपको चीजों का जो भी आप काम किए हैं, ठीक है, अपनी उपलब्धियों को गिनाया जाता है, यही होता है अंतरिम बजट, ठीक है। तो इतना बात समझ लीजिए, क्योंकि बहुत आदमी का सवाल होता है कि अंतरिम बजट आया भैया तो कुछ हुआ क्या नहीं। तो होने का नहीं कारण यही है, मगर इस बार जो है कुछ ज्यादा ही नहीं हुआ है, तो ऐसा बात है। पिछली बार आपको बताते हैं 2019 में जब अंतरिम बजट आया था, तो उसी अंतरिम बजट में उस टाइम कौन, हाँ वो पीयूष गोयल आपका 2019 में अंतरिम बजट पेश किए थे, समझे। तो उस टाइम आपका एक ये अब किसान सम्मान निधि जो देख रहे हैं, इतना पैसा अभी जो आपको बता रहा था कि हम जब लगभग 11.8 करोड़ व्यक्ति को जो है पैसा दे रहे हैं, तो कहने का मतलब है वो अंतरिम बजट में ही घोषणा किया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या बोलता है कि आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर किस पेमेंट, हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ ठीक है, आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दिया है। तो ठीक है, तो 2 दिन से ये आपका ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल भी आप जानते होंगे, ठीक है, कि आरबीआई द्वारा जो है घोषणा किया गया है कि एयरटेल पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्या करेंगे, पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है आप 29 फरवरी तक क्या कहा गया है कि 29 फरवरी तक, यानी 29 फरवरी के बाद इस पेमेंट बैंक में कोई भी अकाउंट में आप पैसा जमा नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं करा सकते हैं भाई, इसमें बहुत ज्यादा विवाद आ गया है, ठीक है। पहले पेटीएम पेमेंट बैंक को समझ जाइए, ठीक है। ये पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है ना, एक तरह से आपका जो है
15 में, हाँ 2015 में आरबीआई से लाइसेंस लिया था, फिर जाके 2017 से अपना काम करना प्रारंभ किया है। और ये जो अकाउंट में राशि लेना बंद किया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, इसका लाइसेंस है, ठीक है, लाइसेंस नहीं है। अब जो पेटीएम करो जो बोलता है कि पेटीएम करो, तो पेटीएम आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट में अकाउंट नहीं ले सकते हैं, फास्टैग में नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में सबसे अधिक फास्टैग का अगर कोई बैंक का यूज होता था तो पेटीएम का यूज होता था, ठीक है। लगभग 8 करोड़ फास्टैग इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 100 मिलियन लोगों के पास, 100 मिलियन जो लोग हैं जो इसमें केवाईसी किया हुआ है, किसमें, आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब समझ जाइए, आप इतना छोटा मोटा चीज नहीं। तो यही 100 मिलियन लोग जो केवाईसी किया हुआ है इसमें, ठीक है, 100 मिलियन लोग जो केवाईसी किया हुआ है, तो इसका जो आपका ग्राहक का सूचना होता है, तो ग्राहक का सूचना लिखना हो जाए, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि इसका नियम का उल्लंघन कर रहा था, 2018 से ही इस पे जांच पड़ताल चल रहा है। जो नियम है, नियम को बराबर काम ये कर नहीं रहा था। कौन, पेटीएम, ये आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, ये आरबीआई का कहना है। इसी को लेकर के बोला गया है कि आप जो है 29 फरवरी के बाद आपके अकाउंट में कोई भी पैसा जमा नहीं करेगा। देखिए मेन मुद्दा क्या, मेन मुद्दा बताता है। ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक देख रहे हैं ना, ये आप, इसका पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पहले आप पेटीएम लिखें, पे थ्रू, ये ना होता है जी, पेमेंट थ्रू मोबाइल होता है, ठीक है, तो पेटीएम यहाँ पे कर दीजिए, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पीपीबी, ठीक है, पेमेंट बैंक। ये पेमेंट बैंक का जो है पेरेंट कंपनी जो है आपका क्या है, 197 नाम है उसका, ठीक है, क्या है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कंपनी, ये इस पेरेंट कंपनी है किसका, पेटीएम पेमेंट बैंक का। और ये कंपनी कहाँ की है, ये इसका बहुत बड़ी कंपनी है। और इसमें जो है ना एक कंपनी है आपका, ये नाम है इसका एंटफिन, ठीक है, एंटफिन कंपनी है। और एंटफिन कंपनी का हिस्सेदारी है इस कंपनी है। और ये एंटफिन जो कंपनी है ये है अलीबाबा का, ठीक है, अलीबाबा का नाम सुने होंगे, चाइना का है, ठीक है। तो ये अलीबाबा क्या है ना, तो इसका आरबीआई का कहने का मतलब है कि आपका हिस्सेदारी, मतलब आपका पेरेंट कंपनी कौन है भैया, तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। और इसमें हिस्सेदारी किसका है, चाइना कंपनी का एंटफिन का हिस्सेदारी है, ठीक है। और इसका टोटल ये 49% हिस्सेदारी है किसका, आपका 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का पेटीएम पेमेंट बैंक में। और इसका हिस्सेदारी किसका है, एंटफिन यानी अलीबाबा के कंपनी का। अगर यहाँ से सूचना लीक हो जाता है, चाइना के पास चला जाएगा, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। आरबीआई को मेन जो है धोखा जो है इसी बात का है, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को बिल्कुल भी याद रखिएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का पेरेंट कंपनी कौन सा है, तो क्या कहिएगा, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। और इसमें इसका, इस कंपनी में हिस्सेदारी किसका है, एंटफिन का है। एंटफिन किसकी कंपनी है, अलीबाबा की कंपनी। ये कहां की है, चाइना की है। तो आरबीआई को लगता है कि जो पब्लिक का, क्योंकि 100 मिलियन आपको बोले ना केवाईसी किया हुआ है इस पेमेंट बैंक में, अब इसको क्या लगता है कि अगर ये क्या है ना, जो आपका जो सूचना है, ठीक है, लोग का केवाईसी किया हुआ है, ग्राहक का जो है सूचना है थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो देश का आंतरिक भी खतरा है, कहानी भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि जो नियम है, नियम का उल्लंघन भी कर रहा है। तो इसी को लेकर क्या कहा गया है कि वायलेट हो या आपका फास्टैग हो या फिर आपका अकाउंट हो, ठीक है, इन सब चीजों में आप जो है पैसा जमा नहीं कीजिएगा। कब तक, 29 फरवरी का डेडलाइन दिया है, ठीक है। इसी को लेकर के आप पेटीएम कर सकते हैं, पेटीएम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, ये सारा कहानी है। इसी को लेकर आरबीआई क्या किया है, इस पर बैन लगा दिया। मेरे हिसाब से पूरा कहानी समझ गए होइएगा। अब आगे बात करते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक पर नियमों की उल्लंघन के कारण 29 फरवरी के बाद जो है ग्राहक को क्या है, जमा नहीं, राशि नहीं करना है, तो क्या क्या करिएगा, फास्टैग, ठीक है। सबसे अधिक 8 मिलियन, समझ रहे हैं, 8 मिलियन लोग फास्टैग से जुड़ा हुआ है, इससे 100 मिलियन लोग का केवाईसी है, ठीक है। सबसे अधिक फास्टैग करने वाले यही कंपनी है। और इसका कहानी तो आपको बोल ही दी है, ये 2-3 चीज याद रखेगा। ये कंपनी आपका 2015 में आया था, ठीक है, आरबीआई जो इसको लाइसेंस दिया था, और 2017 से अपना काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में, दिल्ली में है, ठीक है। और यहाँ से क्या दिखेगा, ठीक है, और कोई खास नहीं है। इन सब चीजों को, थोड़ा मोड़ा चीजों को यहाँ पे समझते चलिएगा, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इंपोर्टेंट जो है तो उसको समझ के ही चलना है। आगे क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में भारत की कितने आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम लोग के वन मंत्री है, जलवायु परिवर्तन मंत्री है, कौन है, भूपेंद्र यादव जी, ठीक है ना। तो उसी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो है आपका पहले 75 आर्द्र भूमि था, 75 आर्द्र भूमि था, और 5 आर्द्र भूमि आपका फिर से इस बार क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद अब क्या इतना हो गया भैया, 80 हो गया। और सबसे अधिक कहाँ का, कर्नाटक का 3 है और 2 तमिलनाडु का है। इसी तरह से सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाले स्टेट अगर पूछेंगे तो तमिलनाडु हो जाएंगे। कितना हो गया उसके पास, 16 हो गया। किसके पास, तमिलनाडु के पास, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए आर्द्र भूमि को थोड़ा समझिए। चलिए पहले आपको लेके जाते हैं मैप में हम, फिर वहां से समझाएंगे। देखिए आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र मतलब तो समझते हैं नमी, अब भूमि मतलब भूमि यानी ऐसा भूमि जहाँ पे नमी हो, ठीक है। ऐसा भूमि जो कोस्टल एरिया में भी हो सकता है, यानी तट में भी हो सकता है, जहाँ पे छिलछिला पानी हो, ठीक है। जहाँ पे क्या होना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में ना छोड़ करके वो अपने आप में ही कैप्चर कर ले। जो आपका बांध, मतलब जैसे नहीं होता है कि बहुत बड़ा जो है आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आता है, उसके लिए भी इसका बहुत जरूरी माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको बोल ही दी है उसके लिए। फिर आपका जो है बहुत बड़ा
जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, संरक्षित इन सब चीजों को बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए होता क्या है, यूनेस्को तो जानते हैं, यूनेस्को के द्वारा आपका 1971 में इसका जो है ना सम्मेलन करवाया गया। कहां पे किया गया भैया? ईरान में। ईरान कहां है? तो ये है आपका ईरान, ये हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग कहां पे हैं भैया? ये है आपका ईरान। कहां है? ये आपका ईरान है, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान है। तो ईरान के बगल में ये देखिए, ये आपका कैस्पियन सागर झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये बात जानिएगा, कैस्पियन सागर झील को बराबर जानते हैं लोग, कैस्पियन सागर के नाम से जाना है, तो वो सागर नहीं है, झील है, ठीक है। तो ये है सागर, यहीं पे है आपका रामसर। तो यहाँ पे 1971 में आपका एक क्या हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। इसी सम्मेलन में क्या हो गया, ये निकल के आया आपका रामसर की आर्द्र भूमि जो भी है, आर्द्र भूमि जो भी है उसका क्या करना है, संरक्षण करना है, उस पर हस्ताक्षर किया गया, तभी से ये क्या कहा, रामसर सम्मेलन कहा गया और रामसर साइट कहा जाता है। अगर इस तरह का जो भी आर्द्र भूमि के लेके संरक्षण किया जाता है, उस पर आगे काम किया जाता है, तो ऐसे स्थल को या ऐसे साइट को हम लोग क्या कहते हैं, रामसर साइट कहते हैं, समझ गए। क्योंकि रामसर जगह में हुआ था, ईरान में है, 1971 में हुआ था। किसके द्वारा ये करवाया जा रहा था? तो यूनेस्को के द्वारा ये आपका मीटिंग आयोजित किया गया था। तो 1971 में हम लोग इसका पार्ट नहीं बने थे, ये बात समझ जाइएगा। हम लोग कब जुड़े इसमें? 1982 में जुड़े, 1982 में जुड़े। और सबसे पहला जो हम लोग का स्थल था वो आपका जो है चिल्का झील है ना, जो उड़ीसा में देखें, खारे पानी का मीठी झील है, खारे पानी का झील है, ठीक है। चिल्का झील सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। और भारत में कहेगा कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो क्या कहिएगा, सुंदरवन डेल्टा है, जो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ये। और सबसे छोटा कहाँ कहिएगा, तो क्या हिमाचल प्रदेश में आप रेणुका है, एकदम वो 0 पॉइंट समथिंग एरिया के पास है रेणुका, ठीक है। तो ये 2-3 आपका बिल्कुल भी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को समझ गए? हम लोग कब जुड़े? 1982 में जुड़े थे, ठीक है। 1982 में जुड़ने के बाद सबसे पहला साइट हम लोग का कौन सा आया था? चिल्का झील आया था। फिर बाद में कौन सा आया? बहुत सारे, सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो क्या कहिएगा, सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका। अब बताइए, एशिया में सबसे अधिक जो है रामसर स्थल अपने पास है, यानी भारत के पास है। भारत के पास एशिया में अगर पूछेगा आपको कि सबसे अधिक रामसर साइट किस देश के पास है, तो भारत के पास है। और विश्व में सबसे अधिक किसके पास है? तो इंग्लैंड के पास है। ये देखिए ना, ये आपका यूपी, ठीक है, इसके पास है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको समझते चलना है, विश्व में सबसे उसके पास है और एशिया में सबसे अधिक हम लोग के पास है। और भारत में भी है कितना, तो 80 है, ठीक है, 80 है। और सबसे अधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु के पास है, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझते चलिएगा कि तमिलनाडु के पास कितना हो गया है, 16 हो गया है, ठीक है। चलें, तो अभी नाम सब बताते हैं कि कौन कौन हुआ है। तो यही हुआ था रामसर सम्मेलन, आपका किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो समझते हैं। तो देखिए, ये जो आयोजन किया गया था ना, 2 फरवरी को किया गया था। तो इसी को महत्व को देखते हुए, इसी के महत्व को देखते हुए हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो आप लोग भी बात बिल्कुल भी जानिएगा। और हम लोग इस बार पूरा जोर शोर से मना रहे हैं कि नहीं मना रहे? चलिए, इस बार क्या मना रहे हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आज 2 फरवरी है, आज ही मना रहे हैं। और इस बार का थीम क्या रखा गया है? आर्द्र भूमि और मानव का कल्याण, ठीक है। तो आर्द्र भूमि और मानव का कल्याण, इसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। क्या है इस बार का थीम, क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाते हैं? कि 2 फरवरी को ही आपका रामसर में वो सम्मेलन हुआ था, उसी को चिन्हित करने के लिए हम लोग क्या बात, आर्द्र भूमि मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस तो आपको बोल ही दिए हैं, उसका थीम तो याद रख लीजिएगा, कभी कभार यह हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है, या फिर इंग्लिश में जो जानता है तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या है, अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो गई है, ठीक है। वर्ष 2024 में आर्द्र भूमि दिवस का थीम जो आपको बताए हैं वो बताए होंगे। और ये किसके द्वारा आपको बोला गया है? तो कल हम लोग को जो है वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, उसी के द्वारा कहा गया है। और ये हम लोग इस बार फाइनली मना लिए हैं। आज क्या है? आर्द्र भूमि दिवस है। चलें आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा व्यास तहखाना, जहां हिंदू पक्ष की पूजा करने का अनुमति दे दिया गया, किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये है ना, ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है। अब ज्ञानवापी मस्जिद क्या, आपको ले चलते हैं हम थोड़ा सा ज्ञानवापी के पास, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी समझिए, ठीक है, चीजों को समझिए। देखिए, ये है ज्ञानवापी मस्जिद, आपको हम बिल्कुल भी ये इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए आप, ये है ज्ञानवापी मस्जिद। और ये कहां पे है भाई? बनारस में है। उसके बगल में जो है आपका जो है विश्वनाथ, आप देखिए, तो हमको यहाँ से बराबर दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, भी दिख रहा है। ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो है दक्षिण वाले सिरे यहाँ पे आपका वजू खाना है, ठीक है, तय खाना है। और इसी को लेकर के पिछले कई सालों से विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद क्या छिड़ा हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि 1993 में आपका एक यूपी में घटना हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला घटना, ठीक है। बाबरी मस्जिद जो है अभी जहां पे आपका भगवान श्री राम का मंदिर बना है, वहां पे बाबरी मस्जिद था। तो उसी बाबरी मस्जिद पे उसको ढा दिया गया था। तो इसी को देख करके यूपी में उस टाइम मुलायम सिंह का सरकार हुआ करता था। यही सब सारा चीज देख करके यहाँ पे पूजा करने के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि पहले हुआ होता करता होगा? हाँ, पहले यहाँ पे जो है व्यास जी फैमिली में लोग रहते थे और यहाँ पे जो है ना पूजा उजा अर्चना होता था। तो 1993 के चीजों को देखते हुए, क्योंकि सांप्रदायिक चीज था और उस टाइम यूपी में सरकार थी किसकी? मुलायम सिंह यादव की। तो ये सारे चीज को देख करके
करके यहाँ पे क्या कर दिया गया था, बैंड कर दिया गया था। उसके बाद कई लोगों के द्वारा इसको आरोप मतलब याचिका दायर किया गया कि नहीं इसका ये यहाँ जो है हम लोग को क्या पूजा करने के लिए क्या कर देना चाहिए भाई, अनुमति देना चाहिए। बात आगे तक गया, यहाँ पे एएसआई का जो है आपका क्या हुआ, सर्वेक्षण भी हुआ, ठीक है, इंडियन जो आपका होता है, ठीक है ना। तो एएसआई का सर्वेक्षण करने के बाद ये पता चला कि नहीं यहाँ पे जो है आपका हनुमान जी का, गणेश जी का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि मूर्ति उर्ति भी मिला है और यहाँ पे आपका बिल्कुल भी पूजा करने का साक्ष्य है। इसी के द्वारा आपको क्या किया है, आज से 2 दिन पहले का यानी कल ही परसों का शाम का न्यूज है, ठीक है, 31 जनवरी रात की बात है। आपका जो है बनारस का जो है आपका जिला न्यायालय जो है उसी के द्वारा ये आपका कहा क्या गया, उसके द्वारा ये कहा गया कि देखिए आप 7 दिन के भीतर जो है वहां पे डीएम को आपको जो है आदेश दिया गया, किसके द्वारा, बनारसी जिला अदालत के द्वारा, कि आपके वहां पे ज्ञानवापी के दक्षिण वाला जो व्यास तहखाना है वहां पे पूजा वूजा करवाने के लिए आप उसको व्यवस्था कीजिए। तो जैसे ही ये बात पता चला तो बनारस का जो जिला मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो जो है रातों रात लोग लेकर के गए, अपना पुलिस फोर्स लेकर के गए। आपको दिखाए ना ये वाला हम जगह, ये वाला जगह आपको जो हम दिखाए हैं, ये वाला जगह इसको देखिए आप फिर से एक बार, ये वाला जगह यहाँ पे बैरिकेड कर दिया गया था। वो क्यों कर दिया गया था, आपको बोले 1993 का घटना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद उस समय का वो आप पूरा ढा दिया गया था, पूरा यूपी एकदम टेंस हो चुका था। इसी को लेकर के सोचा कि यहाँ पे विवाद ना हो तो बैरिकेड कर दिया गया था। तो रातों रात यहाँ पे आया, बैरिकेड को काटा गया और फाइनली जो है यहाँ पे ये जो आपका अभी काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, वहाँ मंदिर का ट्रस्ट है, तो वहाँ के ट्रस्ट को कहा गया कि आप एक कोई भी पुजारी को यहाँ पे आप अपना मनोनीत कीजिए, यानी आप एक पुजारी बनाइए और यहाँ पे अपना पूजा वूजा का काम शुरू करवाइए, ठीक है। तो अभी आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, ये अभी आपका काम शुरू है। अब हुआ क्या है, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष लोग हैं, मुस्लिम पक्ष एक अंजुमन इंतजामिया आते हैं, ठीक है, ये लोग इसका देखा देख करते हैं। तो इन लोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कल आपका याचिका दायर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाओ, आप हाई कोर्ट जाओ पहले, मतलब आप यूपी का जो हाई कोर्ट है वहां पे जाओ, ये मामला आप वहां ले जाओ, आप वहां पे सुनाओ, फिर क्या होता है नहीं होता है फिर हम बाद में देखेंगे। वो जो है ये चीज लेने से इनकार कर दिया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन लेके गया था, तो अंजुमन इंतजामिया, याद रखेगा, क्योंकि इन लोग का कहना है ना कि ये जो है ना ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और वक्फ बोर्ड का जो आपका परिभाषा करता है उसमें सारा चीज उन लोग के हिसाब से ये लिखा हुआ है और इन लोग के हिसाब से जो हिंदू पक्ष है उसके हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पे 200 साल पुराने से, अंग्रेज के जमाने से यहाँ पे आपका जो ज्ञानवापी का दक्षिण वाला छोर है यहाँ पे पूजा प्रार्थना होता था और इसको जो है रोक दिया गया है। और यहाँ पे वजू खाना है, वजू खाना तय खाना के बीच ही मिला है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर अलग है, ये वाला एरिया अलग है, ठीक है। और इन लोग का मांग है कि भी इधर भी जो है आपका मूर्ति का यानी जो देवी देवता है उसका इधर भी मूर्ति हो सकता है, ठीक है। इसका भी मांग है कि अभी आपका क्या होता है नहीं होता, आगे जांच कुछ होगा, फिर क्या होगा नहीं होगा, ये देखने का विषय है, ठीक है। तो यही सारा है घटना। तो ये ज्ञानवापी कहाँ पे हो गया, तो क्या कहिएगा, बनारस में है, ठीक है। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है और जो वजू का तहखाना है मस्जिद का, उसी के बगल में मस्जिद के दक्षिणी द्वार के पास व्यास जी का जो है तहखाना था, जहां 1993 से पहले क्या हो रहा था भैया, पूजा प्रार्थना हो रहा था। बाबरी मस्जिद का घटना देख करके वहां पे बंद कर दिया गया था, फिर जाके ये कहानी है। पर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गए। तो वाराणसी का जो जिला अदालत है उसके द्वारा फैसला दिया गया कि जाइए, और वहां पे आप लोग 7 दिन का समय दिया था मगर ये लोग रातों रात चला गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम लोग को समय भी नहीं दिए, 1 दिन समय देते, 2 दिन देते, हम लोग कहीं देखते जाते, ठीक है। तो यही सारा जो है वाद विवाद है, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है ना। तो फैसले में ज्ञानवापी क्या है, परिसर के दक्षिण में व्यास तहखाना हिंदू पक्ष पर पूजा करने का आदेश दिया गया है। समझ गए हैं मेरे हिसाब से ज्ञानवापी क्या है। चलिए आगे बढ़ता है, चलिए इसको अब आता है, ये क्या है भैया, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण देखिए, सबसे पहली बात है आता है थोड़ा सा, देखिए आज तो बजट ज्यादा नहीं बताएंगे मगर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोग के संविधान में, हम लोग का जब संविधान बनकर तैयार हुआ और हम लोग का संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित हम लोग किए 26 नवंबर 1900 क्या कहिएगा 49 को। और जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया था ना, तो उसी टाइम आपका जो है ना सबसे पहले स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका सनमुखम चेट्टी के द्वारा ही 1949 में पेश किया गया था। ये भी बात समझ लीजिएगा, ठीक है, आपको याद करने में बहुत आसान रहेगा। कौन था, सनमुखम चेट्टी, ठीक है। तो सनमुखम चेट्टी को याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। और यहीं पे गणतंत्र भारत का पहला जो है बजट जो आया था आपका 50-51 में, ठीक है। 51 में तो वो कौन लेके आए थे, वो लाए थे जॉन मथाई, ठीक है। तो दोनों लोग अलग अलग है, ठीक है, जॉन मथाई है, ठीक है, जॉन मथाई है, ठीक है। तो जॉन मथाई गणतंत्र भारत का पहला बजट, और ये स्वतंत्र पहला बजट का कौन है, सनमुखम चेट्टी 1949 में लाया था। जब हम लोग का संविधान बनकर तैयार हो गया, फुल फ्लेज हो गया, हम लोग लेके आए। तो हमारे संविधान में ना कहीं भी बजट की बात नहीं कहा गया, क्योंकि बजट हम लोग के यहाँ का भाषा है नहीं, तो
अब उधर चमड़ा उमड़ा का थैली नहीं बताएंगे, सब कॉमन चीज है, ठीक है ना। तो बजट क्या है ना, तो हम लोग का जो संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 112 में क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि आपका वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपको प्रत्येक वर्ष पेश करना पड़ेगा। बजट शब्द का कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी एकदम दिमाग में ये बात फिट कीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण होगा और आपको प्रत्येक वर्ष में जो है आपका कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना क्या हुआ, या वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण आपको रखना है, उसी को हम लोग कहेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। और वही जो है बजट के नाम से जाना जाता है, उसको बजट कह लो, क्योंकि विवरण ही तो है, सारा चीज है, वही है आपका आर्टिकल 115 में, ठीक है। और 114 में लेखा अनुदान है, आप लोग जानते हैं। 110 में अब जब धन क्या बोलते हैं आपका अनुच्छेद में आपका धन विधेयक है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या है ना कि लोकसभा अनुच्छेद 109 में क्या है भैया कि लोकसभा में ही धन विधेयक को पारित किया जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं आपको बजट की तरफ, इधर समय बिना बर्बाद किए हुए आपको पहले हम उधर ले चलते हैं, बजट के पास ले चलते हैं, फिर हम ये सब बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, रामसर साइट सब का तो नाम हम बता भी नहीं किए थे, थोड़ा सा रामसर साइट सब का नाम सुन लीजिए, भूलना जाता है, ठीक है, याद ही नहीं जाता है। देखिए 5 को जो रामसर साइट है कौन कौन सा है, ठीक है। रामसर साइट में शामिल किए गए 5 वेटलैंड कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, सबसे पहले क्या है भाई, रामसर साइट में शामिल किए गए 5 वेटलैंड कौन है, एक आपका है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ठीक है। उसके बाद कौन है, अघानासनी एस्चुरी है, और दूसरा कौन है, मगधी केरल संरक्षण है। ये का रिजर्व कहां पे, ये तीनों कर्नाटक में। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, नाम सब थोड़ा साउथ का गड़बड़ होता है। तो सबसे पहले क्या कहिएगा, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, दूसरा क्या है, ये आपका अघनसिनी एस्चुरी है, तीसरा कौन है, मगधी केरल संरक्षण है। ये सारा कर्नाटक में। और तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो तमिलनाडु में आपका है, जबकि ये कौन है, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और दूसरा क्या है, लॉन्गवुड शोला, ठीक है। लॉन्गवुड शोला को याद रखिएगा और कराईवेट्टी याद रखिएगा, ये दोनों आपका तमिलनाडु में है, ये दोनों तमिलनाडु में। और 3 को कहां पे है, तो क्या कहिएगा, ये आपका कर्नाटक में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा है और टोटल 16 हो गया है तमिलनाडु में, ये याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है ना आपका पीसीएस लेवल में ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्थल दे देगा, मिलान करने के लिए दे देगा, स्टेट का नाम लिख देगा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, इसी वजह से विशेष करके हम इसको आपको दिए हुए हैं, देख रहे हैं ये सारा चीज। चलिए अब आते हैं, आपको हम बजट के पास ले चलते हैं कि बजट में हुआ क्या क्या है, कहां थे, चलिए बजट में लेके आता है। तो सबसे पहली बात है, बजट कल पेश किया गया और बजट में ज्यादा कुछ था नहीं। पहले तो आपको हम बोले हैं कि अंतरिम बजट था, तो इस बार बजट कौन है भैया, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश की है। कौन की है, निर्मला सीतारमण जी। कितना बार की है, तो 6ठी बार की है। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो क्या कहिएगा, ये आपका मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार किया गया है, ठीक है। निर्मला सीतारमण का ये आपका 6ठा बजट था और पहला अंतरिम बजट था, और पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली भी निर्मला सीतारमण थी। और ऐसे कहिएगा, अंशकालिक जो है, पूर्णकालिक ने किया, अंशकालिक बजट पेश की थी इंदिरा गांधी, और पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण है। अब तक 6 बार की है, अंतरिम बजट भी कर दी है, ठीक है। और ये आपका 1 फरवरी को आपको वित्त वर्ष किया गया है, और इस बार कौन सा अंतरिम बजट है। तो इस बजट में हुआ क्या क्या है, इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आपको हम पहले बोल दिए हैं, बजट है भैया, बस बजट है। अंतरिम बजट में आप क्या आशा कर सकते हैं, तो इस बजट में ना टोटल आपका कितना कहिएगा, ये थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना था भैया, 47,65,000, ठीक है। कितना है भैया, 768, ठीक है, 700, ठीक है, 768 लाख करोड़ रुपए का क्या है भैया, आपका लाख करोड़ रुपए का क्या है, बजट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कितना कहिएगा, 47,65,768 लाख करोड़ का बजट है। ये इतना अनुमानित व्यय करने की बात कहा गया, यानी इतना पैसा सरकार खर्चा करेगी, ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 में, ठीक है। ये बात समझ गए, बजट में कितना रुपया, ये मोटा मोटी डाटा, खास के बीपीएससी या आपका दरोगा टाइप का, सचिवालय टाइप का, ये चीजों को पूछ लिया जाता है, वो या फिर कोई भी पीसीएस हो, मोटा मोटी डाटा पूछ लेगा तो क्या कीजिएगा। और वो जानते 1-2 डिजिट हेरफेर करता है, पूरा नहीं करेगा, सिर्फ फंसाना, आपको गलत जो करना है। तो याद रखिएगा, 47,65,768 लाख करोड़ रुपए की इस बार टोटल बजट है, अनुमानित व्यय करने की बात कहा गया है। इस बजट में अब कहां पे क्या कितना खर्चा कीजिएगा नहीं कीजिएगा, आप वहीं पे आते हैं, ठीक है। तो इस बजट में टोटल कितना है, 47,66 याद रखेगा, या फिर पूरा डाटा हम आपको लिख दिए, 47,65,768, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। इतना रुपए का अनुमानित खर्च करने का बात कहा गया है। पिछले साल के मुकाबले में इस बार कितना प्रतिशत जो है अधिक है, बजट 6.1%, ये बात बिल्कुल भी याद रखेगा।
कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे 6.1%, क्योंकि 6 है ना, तो 6.1 से इतना याद रख लीजिएगा। इस बजट में कृषि के लिए कितना है भाई, 1.5। अच्छा छोड़िए, अब यहाँ पे आपको हम छोड़ देते हैं, अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ पे, मेन जगह पे, जो चीज जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बजट के बारे में तो जानते ही हैं कि क्या है, एक साल में आपका कितना आया और कितना गया। ठीक है, इसी का कहानी है, और कितना आने वाला है और कितना हम खर्चा करने वाले हैं। तो हम टोटल के कितना बोले, कितना खर्चा करने वाला है टोटल, तो क्या कीजिएगा, 47,67,68 करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। इस खर्चा में अब कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां जाएगा, वही पैसा ना जाएगा। बजट ये ना है, आप ही भी खर्चा करते होंगे, तो एक बात पता होगा कि हमको कहां से आने वाला है, कहां कहां हम खर्चा करेंगे, और उसी का पूरा हिसाब किताब डायरी मेंटेन करते हैं, वही आपका बजट है। तो वही है टोटल 47,65,768 रुपए के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि आया कहां से, जाएगा कहां, आएगा कैसे, जाएगा कहां। ठीक है, तो बस यही बात याद रखना है। तो आएगा, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो पैसा सबसे अधिक जो कमाते हैं, अभी इस बार जो कहा गया है, हम लोग सबसे अधिक पैसा कमाते हैं किससे, उधार से। उधार लेते हैं, सबसे अधिक उधार लेते हैं भैया, हम लोग गरीब आदमी है। ठीक है, उधार लेके काम करते हैं। तो कितना करते हैं, अगर 100 रुपया है ना, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया है टोटल, 100 रुपया मेरे पास बात की है, तो इसमें से 28 रुपया हम लोग उधार ले रहे हैं। पहला मत, सबसे अधिक, हम आपको 3 ही तो याद रखेंगे, ज्यादा नहीं, 28 रुपया हम लोग उधार लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या करते हैं, इनकम टैक्स पे पास आता है, कितना रुपया, 100 रुपये में, इस 100 रुपये में 28 रुपया तो उधार ले लिए, और 17 रुपया क्या कर लिए, तो क्या कहिएगा, हम लोग इनकम टैक्स लेते हैं। और तीसरे बाद में क्या, जैसे आप लोग जीएसटी होता ना, क्योंकि पहले दूसरे नंबर पे क्या आता था ना, पैसा जो आता था आपका जीएसटी से आता था, इस बार आपका इनकम टैक्स लग गया है। इनकम टैक्स मतलब कौन सा कर, क्या कहिएगा, प्रत्यक्ष कर होता है। अभी चलते हैं वहां पे भी थोड़ा बताएंगे। और तीसरे नंबर में आपका जीएसटी है, वो 100 रुपये में कितना रुपया दे रहा है भैया, तो वो 100 रुपया में आपका दे रहा है, कितना है भैया, ये यहाँ पे कहाँ पे चलेगा भैया, ये आपका दे रहा है, ये आपका 18% दे रहा है, और ये कितना दे रहा है, 19% दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कितना दे रहा है, यानी ये 19 दे रहा है, 100 रुपया में 19 रुपया आपका आयकर दे रहा है, और जीएसटी कितना दे रहा है, तो क्या कहिएगा, 18 रुपया दे रहा है। ये 3 मत याद रखिएगा। सबसे अधिक भारत सरकार के पास या अपने देश के पास ये पैसा आएगा। अब सबसे ज्यादा पैसा जाएगा कहां, तो पैसा, एक बात बताइए, जब आप किसी से उधार लीजिएगा, तो उसको चुकाइएगा ना, तो उसको जो चुकाइएगा तो साला ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ब्याज में सबसे अधिक जाता है। 100 रुपये में हम लोग जो चुकाते हैं, तो कितना रुपया चुकाते हैं, 20 रुपया ब्याज में चुकाते हैं। दूसरे नंबर पे होता है केंद्र और राज्य के बीच जो हिस्सेदारी होता है, तो राज्य को पैसा नहीं दीजिएगा, पैसा कमाइएगा, तो दूसरे नंबर में जो खर्चा करते हैं राज्य को दिया जाता है। और तीसरे नंबर में जो है, क्योंकि भैया देश का बॉर्डर बचाना है कि नहीं है, हम लोग जो सेफ रहेंगे, आप और हम सेफ कैसे रहिएगा, तो देश में, रक्षा में हम लोग का तीसरा मद में खर्चा है। तो 3 आने मतलब सबसे बड़ा 3 सेक्टर जो जहां से पैसा आएगा, और सबसे अधिक 3 सेक्टर जहां से पैसा खर्चा होगा, ये बात मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। टोटल पैसा 47,65,768 रुपए लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां से पैसा आने वाला है, उधार लेंगे। दूसरे नंबर पे कहां से आएगा, जो व्यक्तिगत कर है, डायरेक्ट जो कर होता है, इनकम टैक्स, वहां से आएगा। दूसरे नंबर में जीएसटी इनडायरेक्ट कर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब खर्चा कहां कहां होगा, तो सबसे अधिक जहां से उधार लेंगे, तो उसको चुकाना भी तो है, ये ब्याज दे देंगे। दूसरे नंबर में क्या है, राज्यों को देंगे, क्योंकि राज्य से तो पैसा कमाता है। जीएसटी क्या है, जानते हैं ना कि एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, तो वहां से भी कमाते हैं, उसको देना है। ये तो बड़ी चीज, जहां से कमाइएगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा। और तीसरे नंबर में आपको रक्षा में, क्योंकि हम लोग को साफ सुथरा रहना है। बस ये 3 मत समझ गए ना, ये 3 मत आपको बिल्कुल भी समझना जरूरी है। यहाँ पे नहीं समझिएगा तो सब कहानी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी। अब देखिए ये सारा चीज हो गया। अब यहीं पे आपको कहेगा कि सबसे अधिक जो है, जो पैसा खर्चा बजट में किसको किसको पैसा दिया गया, ये तो आपको खर्चा बता है कि ये पूरा सेक्टर है, उस सेक्टर में किसको किसको सबसे अधिक पैसा दिया जाएगा। तो इस बार जो है ना, सबसे अधिक जो पैसा दिया जा रहा है आपको, कितना दिया जा रहा है भाई, रक्षा में दिया जा रहा है। कितना भैया, 6.2 लाख करोड़ रुपया रक्षा में। दूसरा, और उसके बाद क्या, रोड में दिया जा रहा है। रोड में, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक रोड होना बिल्कुल भी जरूरी है। उसमें कितना दिया जा रहा है भैया, तो क्या कहिएगा, ये 2.78 लाख करोड़ रोड में। ये क्या है, रोड में दिया जा रहा है। ये किस में दिया जा रहा है, रक्षा में, सबसे अधिक रक्षा में। और तीसरे नंबर में रेल है, 2.55 लाख करोड़ दिया रेल में। ठीक है, रेल अश्वरी वैष्णव वाला। तो ये सबसे अधिक कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे सबसे अधिक हम लोग पैसा इस बार बजट में खर्चा करने वाले हैं। सबसे अधिक रक्षा में 6.2 लाख करोड़, 2.78 लाख करोड़ किसमें कहिएगा, तो क्या कहिएगा, रोड में। और 2.55 लाख करोड़ किसमें कहिएगा, तो रेल में। ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। सरकार अपनी उपलब्धि को गिनाया है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे, बस थोड़ा मोड़ा जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर थोड़ा सा वहां पे भी हम जरूर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका खर्चा हो गया। अब आइए, इस बजट में कुछ और अहम घोषणा किया गया। पीएम आवास योजना के तहत
करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए पीएम आवास योजना आपका कब आया था? एक आया था पीएम आवास ग्रामीण, एक आता है पीएम आवास शहरी। तो ग्रामीण बाद में आया, शहरी पहले आया था। तो कितना आया था भैया? पीएम आवास शहरी योजना आया था आपका 2000, ग्रामीण 16 में और शहरी आया था 15 में। और ये जो है आपका इंदिरा गांधी आवास योजना को खत्म करके ये सारा चीज आया है। तो इसमें क्या क्या किया है कि अगले 5 साल तक और 2 करोड़ घर बनाना है। कितना बनाना है? और 2 करोड़ घर बनाएंगे। कब तक? आने वाले 5 साल तक। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, पहली बात है। इस बार जनधन योजना के बारे में कहा गया कि 34 करोड़ रुपया, 34 लाख करोड़ है ना, इतना ही था ना, 34 करोड़, इतना रुपया जो है हम जनधन योजना से डायरेक्ट भेजे हैं। डायरेक्ट मतलब देखिए जनधन योजना आपका कब आया था, इसको तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, 28 अगस्त को ही आया था, याद रखिएगा। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना खोला गया था। ये क्या है ना, समावेशी के बारे में बात करता है कि कोई भी करप्शन नहीं हो, डायरेक्ट जो थर्ड पार्टी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा। बीच में जो बिचौलिया खा जा रहा था उसी में बताया गया है अच्छा खासा अमाउंट है, वो सब पूछे नहीं जाएगा और हम बताएंगे भी नहीं फालतू। अभी हम एमसीक्यू आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें इतना रुपया जो है 34 लाख करोड़, हाँ 34 लाख करोड़ नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, 34 लाख मतलब जो करोड़ रुपया है जो आपका, ये आपका जनधन खाता से भेजा गया। और इसमें कहा गया 11.8 करोड़ जो है किसान को जो है किसान सम्मान निधि। और किसान सम्मान निधि आपका गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कितना 24 फरवरी को, कब? 2019 को। तो इसको बिल्कुल भी याद रखेगा। और फरवरी के ही अंतरिम बजट में आपका पीयूष गोयल जी किसान सम्मान निधि योजना का बजट में बात कहा गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखेगा। कितना किसान को? 11.8 करोड़ किसानों को आपको ये फायदा मिलने वाला है। उसके अलावा अभी क्या है ना कि आपका जो है 4 लाख, ऐसा 4 करोड़ ऐसा किसान बोला गया है जो फसल बीमा योजना होता है उसको लाभ के बारे में कहा गया है। उसके बाद क्या गया है, 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जिसको सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर कहते हैं जो प्राइवेट पार्ट में जो महिलाओं को जो कैंसर होता है उसी को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और बच्चियों में, इंडिया में खास करके ये बहुत पाया जाता है। और निर्मला सीतारमण का ये स्टेप पे हम बहुत 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 थैंक यू करते हैं। गुड। ये जो 9 वर्ष से 14 वर्ष की जो भी बच्चियां हैं उसको फ्री में टीका लगाया जाएगा इस बजट में। इंपॉर्टेंट चीज है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बिल्कुल भी सर्वाइकल कैंसर के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिला, हम देखते हैं रिपोर्ट में अक्सर महिलाएं जो भी है ये कैंसर से बहुत ज्यादा बच्चियां पीड़ित रहती है और बहुत जब मौत भी हो जाता है। ठीक है, वही प्राइवेट पार्ट में जो कैंसर होता है उसी को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे रखा गया है। अब दूसरे मद में आइए। अब आइए यहाँ पे आपको मनरेगा के बारे में थोड़ा सा बता देता है। तो पहले मनरेगा जान लीजिए, यहाँ 2-3 चीज समझ गया ना। अब आइए मनरेगा। देखिए मनरेगा क्या है ना, मनरेगा पहले आपका नरेगा आया था, उसके बाद मनरेगा। नरेगा अधिनियम आया था 2005 में, फिर 2 फरवरी से शुरू हुआ, ये 2 फरवरी 2006 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है, और ये फिर इसका नाम चेंज हो गया 2009 में। बिल्कुल भी क्लियर, 2009 में। तो ये इसमें क्या है ना, पैसा इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो पहले इतना था आपका, कितना, 60,000 करोड़ रुपया था, अब इसको बढ़ा करके 86,000 करोड़ रुपया कर दिया है, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें 43.33% की वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत योजना जानते हैं, ये आपका कितना, 23 सितंबर 2018 से आपका झारखंड से शुरू किया गया था। तो इसमें भी आपका पैसा इतना था, अब 75,000 करोड़ कर देगा। ये नरेगा वाला डाटा याद रखिएगा, नरेगा का पूछ लेता है। अभी हम ऐसे भी एमसीक्यू बना रहे हैं, आपको मोटा मोटी चीज हम बताएंगे, फिर आगे चलिए ये सब चीज है। अब आपका जो है सूर्योदय योजना के बारे में बताए थे, तो यही है कि 1 करोड़ घर में लगाना है क्या, सोलर पैनल, सरकार उसके लिए पैसा खर्चा करेगी और 300 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है 12 से 15,000 प्रति ईयर लोगों का बचेगा। तो ये सब कोई खास बात नहीं है, इस सब के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एमसीक्यू हम ऐसे भी बना भी रहे हैं। तो इस बार जो है ना 2-3 चीज अभी आपको बताना बाकी है। बातें हम कि कितना रुपया का बजट पेश किए हैं, कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, ये सब चीज बिल्कुल भी याद रखिएगा। मोटा मोटी चीज है, आपको बताते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा, बजट का सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा मतलब क्या है, एकदम अपने ठेठ भाषा में बजट को समझिए, बिल्कुल याद रहेगा। अलबल कीजिएगा, किताब के भाषा में फंसेगा, फंस जाइएगा। इसी वजह से हम लिख के आपको बता रहे हैं। देखिए बजट राजकोषीय घाटा क्या है कि टोटल का इनकम, जो इनकम है और टोटल का जो खर्च है, इसके बीच का जो अंतर होता है वही साला राजकोषीय घाटा है। ठीक है, बिल खेल खत्म है। ठीक है, कि जितना रुपया हम खर्चा कर रहे हैं, हाँ खर्चा करने के बाद जो है जो उधार ले रहे हैं, जो बच जा रहा है वही मेरा राजकोषीय घाटा है। अब प्राथमिक घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा से अगर हम ब्याज को घटा देंगे, जो ब्याज भुगतान कर रहे हैं उसको हटा देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, जो राजस्व इनकम है। राजस्व इनकम कौन सा इनकम है, जो इनकम जो है राज्य कार्य से सरकार प्राप्त करती है और राज्य कार्य में जो खर्चा करती है। ठीक है, अगर इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो वही राजस्व घाटा होगा। राज्य कार्य मतलब क्या, जैसे अभी इनकम टैक्स, जैसे आपको क्या बोले, आयकर है, जितने भी कर वर लेता है तो वो क्या सरकार का प्रॉपर्टी बन रहा है, नहीं ना बन रहा है, तो ऐसा जो इनकम होता है उसको राजस्व आय कहते हैं। ठीक है, और जैसे क्या है, हम जैसे अभी ब्याज बोले ना कि आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, कि कहीं से उधारी लिए उसका भुगतान करेंगे, तो वो भी आपका क्या राजस्व में जाएगा। पहली बात।
जो अब जो भी कर्मचारी काम कर रहा है वो क्या राजस्व व्यय में जाएगा। तो इस तरह का व्यय अगर अधिक हो जाएगा और आय कम होगा तो इसको क्या कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे। पूंजी आप राजकोषीय घाटा सबसे बड़ी घाटा होता है, और एक अपरार्थमिक घाटा बहुत बार पूछता है, तो इसको याद रखेगा। तो राजकोषीय घाटा से अगर हम जो ब्याज देते हैं उसको अगर घटा देंगे तो वो हम लोग का प्राइमरी घाटा हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये याद रखना। तो राजकोषीय घाटा बहुत बार पूछता है। जो अपना जीडीपी है, जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, पिछले बार भी 7.3 था, इस बार भी इतना ही कहा गया है कि 7.3 रहेगा, मगर बोला है कि ये घाटा जो है 5.1 रहेगा। ठीक है, और 2026 तक 4.5% राजकोषीय घाटा लाने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि लाएंगे। बट इस बार बोला है कि राजकोषीय घाटा इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सबसे बड़ा घाटा है। ठीक है, अभी इसको डिजिट हम नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिएगा कि 5.1% कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है भैया, तो 5.1 है राजकोषीय घाटा। समझ गया ना, बस अपने भाषा में समझिए कि टोटल जो हम सरकार के पास आई, ठीक है, जो उधार लेके काम कर रहा है वही है राजकोषीय घाटा, है कि नहीं है। चलिए, बजट 2024-25 में कितने प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा, देखिए अभी आर्थिक रेल गलियारा के बारे में निर्मला सीतारमण जी बात कही गई है। तो ये 3 आर्थिक गलियारा है। एक आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो है ना आपका ये घोषणा किया गया ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा एक होगा, दूसरा हो जाएगा पत्तन संपर्क गलियारा, और तीसरा हो जाएगा अधिक यातायात गलियारा, यानी अधिक जहां पे ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा घनत्व है, डेंसिटी है, वहां के लिए एक गलियारा होगा। दूसरा पत्तन पोर्ट को अभी बताए थे ना आपको कि गति शक्ति, पीएम गति शक्ति आपका चल रहा है, तो ये पोर्ट को जोड़ने की काम करेगा। और तीसरा क्या है ना, जो भी आपको ये ऊर्जा है, खनिज है, सीमेंट है, इस तरह का जो है आपका 3 गलियारा विकसित करने की बात कहा गया है। मुख्य ये बात है। हम देखिए ना, कुछ आपका जो एमसीक्यू में आ गया तो हम बता दे रहे हैं, तो अभी बताते नहीं। आपका एमसीक्यू हम बहुत बढ़िया से तैयार कर रहे हैं, सारा कट टू कट आपको देने वाले हैं। अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय परिव्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो अभी बोले ना आपको एक क्या राजस्व है। देखिए ये हो गया मान लीजिए आपका बजट, फिर थोड़ा सा बताते हैं आपको। ये बजट, इस बजट में 2 तरह का इनकम आता है। ठीक है, एक इनकम जो आएगा ये राजस्व आय आएगा। ठीक है, राजस्व आय। ठीक है, एक आता है पूंजीगत आय। ठीक है, ये पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ऐसा आय की बात कर रहे हैं जो क्या है ना, पूंजी निर्माण के लिए हम पैसा, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम उसको ऐसे कहिए ना कि पूंजीगत आय मतलब कि हम डायरेक्ट जो भी पब्लिक है वो उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, सरकार का जो है पूंजी इसमें लगाया, उसमें उधारी सारा चीज शामिल है। तो पूंजीगत जो आय है, जो इस बार पूंजीगत जो परिव्यय आपका करने वाला है, तो एक होता है आय और एक होता है व्यय। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका राजस्व व्यय हो जाएगा और यहाँ पे आपका पूंजीगत व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्व व्यय में तो आपको बता ही दिए हैं कि पब्लिक से लेंगे तो पब्लिक को देना पड़ेगा, ये सारा चीज क्या हो जाएगा राजस्व में। अब पूंजीगत आय में क्या है कि सरकार जो है आगे के लिए अपना क्या बना रहा है भैया, अपना प्रॉपर्टी बना रहा है, सरकार के पास प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, सरकार आगे के लिए जो है अपना कोई काम कर रहा है, जैसे कोई है बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहा है, रोड बना रहा है, ये सब क्या है, ये सब पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय अभी आप सरकार अपना इन्वेस्ट करेगी तब ना आगे जाके उसको कुछ मिलेगा, तो जो आएगा वही आपका पूंजीगत आय हो गया, और जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है वही है पूंजीगत व्यय। तो आने वाले समय में सरकार सबसे अधिक जो है जीडीपी का 3.4% पूंजीगत व्यय खर्चा करने की बात कहा गया। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय समझ गया ना। तो बजट का 3-4 फॉर्मेट याद रखिए कि सबसे पहला बजट में राजस्व आय होता है, फिर पूंजीगत आय होता है, ये तो आने वाला हो गया। अब जाएगा क्या, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब इसी में आपका टर्मिनोलॉजी आएगा, इसी में घाटा पाटा सब होता है, तो आपको हम बताएंगे, नहीं बताएंगे ले आएंगे, हमारा लेट हो जा रहा है, बजट है ना। चलिए, तो पूंजीगत व्यय कितना है, 11.1% से बढ़कर कितना कर दिया, 1% से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ कर दिया, घोषणा किया। भारत की वास्तविक जीडीपी का 7.3% बढ़कर अनुमान। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो है आपका पूंजीगत जो व्यय है वो टोटल कितना है, 11,11,111 करोड़ रुपया का घोषणा किया गया। कितना का कहिएगा, जो आपका कितना है पूंजीगत व्यय का 11.1% है। ठीक है, इतना प्रतिशत है, और 11,11,111 करोड़ रुपया है। और जीडीपी जो आपको बोले हैं कितना बढ़ाने का अनुमान है, तो 7.3, और कल IMF के बारे में बताया था आपको 6.7% किया है, 6.3 से बढ़ा करके। तो ये है थोड़ा मोड़ा आपका। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इतने सारा क्वेश्चन था, फिर हम लोग कल मिलेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तब तक के लिए नमस्कार।